गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी मित्रों का आज की इस मुलाकात में, चर्चा में। सभी मित्र आ जाए, आज की अपनी बातचीत हम लोग शुरू करें। आज जो हमारी बातचीत होने वाली है, जिस केस लॉ पर आज हमारी बातचीत हो रही है, वो बैंक ऑफ महाराष्ट्र और ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग केस लॉ है। इन दोनों के मध्य जो केस है उस पर हम बातचीत करेंगे। किससे ये केस संबंधित है, क्या क्या इस केस लॉ में तय किया गया था, कैसे आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बन सकता है, ये सारी बात आज हम लोग करने वाले हैं। आप सभी के लिए दोस्तों आपका केस लॉ की एक सीरीज चलाई जा रही है, जिसमें आपके बीआरबीएल में जितने भी इंपॉर्टेंट केसेस हैं उन पर मैं एक एक करके आपसे बातचीत कर रहा हूं। कई सारे केसेस हमारे डिस्कस हो चुके हैं। ये सारी क्लासेस अगर आपने नहीं देखी है, केस लॉज अगर आपने नहीं देखा है, तो आपको इसी चैनल के वीडियो सेक्शन में केस लॉज आपको मिल जाएंगे। मोहरी बीबी वाला केस पूछा गया पिछले एग्जामिनेशन में, पिछले से पिछले एग्जामिनेशन में, जून 2025 वाले एग्जामिनेशन में। यही कारण है कि आपके साथ केस लॉ पर चर्चा की जा रही है। अब आते हैं आज के पर्टिकुलर केस लॉ पर। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए किससे संबंधित है केस। क्लियर है? ये जो केस है ये कौन से अधिनियम में आपको देखने को मिलेगा, किस अधिनियम से संबंधित है? क्योंकि मोहरी बीबी में यही पूछा गया था कि मोहरी बीबी वर्सेस धर्मोदास वाला, जो धर्मोदास घोष का जो केस है वो किससे संबंधित है। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से संबंधित था, और माइनर कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है नहीं कर सकता है ये उसमें फैक्ट डिसाइड किया गया था। तो माइनर कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है क्योंकि माइनर एलिजिबिलिटी नहीं रखता है कॉन्ट्रैक्ट करने की। इस केस लॉ की अगर हम बात करें तो ये केस लॉ संबंधित है भैया निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट से। तो अगर आप अपनी बुक उठाएंगे तो आपको ये निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में दिखाई देगा। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 का अधिनियम है। क्लियर है? इस पर्टिकुलर एक्ट से संबंधित ये केस लॉ है। तो अगर पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग केस लॉ किससे संबंधित है, तो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट से संबंधित है। अब इस केस लॉ में क्या फैक्ट था जो आया था, समस्या क्या थी, ये केस लॉ बताता क्या है, इसको समझने के पहले आपको निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के दो सेक्शन समझने चाहिए। सेक्शन 31 और सेक्शन 89, एनआई एक्ट की बात मैं कर रहा हूं। सेक्शन 31 ये कहता है कि जो ड्रॉई है, चेक के केस में हमेशा कौन होता है भैया? ड्रॉई, बैंक होता है। जो ड्रॉई है उसकी लाइबिलिटी है चेक का पेमेंट करना, यानी चेक को वो ऑनर करेगा। अगर उसके पास ऐसा कोई कारण नहीं है कि चेक पर किसी तरीके का डाउट किया जाए, अकाउंट में सफिशिएंट बैलेंस है, तो चेक का पेमेंट करना उसकी जिम्मेदारी है। चेक के डिसऑनर होने की वजह से सब कुछ सही है, अपरेंट टेन्योर उसका सही है, अगर वो गुड फेथ में चेक का उसे करना है पेमेंट, अकाउंट में बैलेंस है, सारी चीजें वैसी ही हैं जैसा चेक कहता है, तो बैंक को चेक का पेमेंट यानी ड्रॉई को चेक का पेमेंट करना होगा। और यदि ऐसे केस में ड्रॉई चेक का पेमेंट नहीं करता है तो उस केस में वो कॉम्पनसेशन देगा यदि ड्रॉर को कोई डैमेज होता है तो सेक्शन 31 तो कहता है कि भैया ऑब्लिगेशन है ड्रॉई का चेक का पेमेंट करना, वो ऑब्लिग्ड है, चेक का पेमेंट करेगा अगर सारी चीजें बिल्कुल दुरुस्त और अकाउंट में सफिशिएंट बैलेंस है। अब क्वेश्चन जो आपका सेक्शन 89 है वो बात करता है अपरेंट टेन्योर की। क्लियर है? क्या होता है इस पर हम सारी बातें कर लेते हैं। इस चेक पर, इस पर्टिकुलर केस पर आने के पहले मैं आपको निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पे पहले दोनों सेक्शन दिखा देता हूं, क्योंकि अगर पेपर आपका टफ बन गया तो हो सकता है कि केस लॉ देके आपसे पूछा जाए ये कौन कौन से सेक्शन से संबंधित है निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में। कल जब मैंने आपसे बातचीत की थी तो कल मैंने आपको बताया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक वेबसाइट कि अगर आपको कोई भी एक्ट पढ़ना है, क्योंकि आपका बीआरबीएल पूरा लीगल पेपर है, आपको अगर कोई भी एक्ट पढ़ना है तो मैं आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट बता रहा हूं, आप वहीं से चेक करेंगे और कहीं से मत चेक करिएगा। जैसे हमें पढ़ना है निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, तो आप टाइप कर लें एनआई एक्ट। अगर आपको ईयर याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो कोई दिक्कत नहीं है। 1881 का ये अधिनियम है, 1881, लेकिन साथ में आपको टाइप करना है इंडिया कोड। क्लियर है? साथ में क्या टाइप करना है? इंडिया कोड। इंडिया कोड टाइप करिए, इसे सिलेक्ट करिए। आपको यहां पर दो पेज दिखाई देंगे, पीडीएफ और हैंडल। हैंडल पेज आपको ओपन करना है। अगर हैंडल पेज ओपन नहीं हो रहा है तो ही आप पीडीएफ को ओपन करने जाएंगे। हैंडल पेज में आपको सारी चीजें सेक्शन वाइज दिखाई देंगी। तो इस केस लॉ पर आने के पहले जो इस केस लॉ का आधार है, जिस आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया है, क्योंकि ट्रायल कोर्ट में तो ऑटोमोटिव कंपनी जीत गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जब इस केस को सुना तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र के पक्ष में अपना निर्णय दिया था। तो क्या था इस सेक्शन में, क्या डिस्कस किया गया था, इस पर्टिकुलर केस में क्या डिस्कस किया गया था, इसको देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं सेक्शन 31। सेक्शन 31 क्या कहता है? लाइबिलिटी ऑफ ड्रॉई ऑफ चेक। चेक के ड्रॉई की लाइबिलिटी क्या होती है? चेक के केस में भैया ड्रॉई कौन होता है? बैंक होता है। तो बैंक की लाइबिलिटी होती है कि अगर चेक ड्यू डिलीजेंस पे प्रेजेंट किया गया है, अगर अकाउंट में सफिशिएंट बैलेंस है और आपके पास ऐसा कोई कारण नहीं है कि आप चेक पर डाउट करें, तो बैंकों की लाइबिलिटी यानी ड्रॉई की लाइबिलिटी है कि वो चेक का पेमेंट करेगा। यदि वो चेक का पेमेंट नहीं करता है, अगर डिसऑनर कर देता है और उसकी वजह से ड्रॉर को किसी तरीके का कोई नुकसान होता है या सेकंड पार्टी पे को किसी तरीके का कोई नुकसान होगा, तो कॉम्पनसेशन देने के लिए बैंक लायबल होगा। देखिए सेक्शन 31 क्या कहता है? द ड्रॉई ऑफ अ चेक हैविंग सफिशिएंट फंड्स ऑफ द ड्रॉर इन हिज हैंड्स।
अगर जो ड्रॉई है चेक का, मतलब बैंक है चेक का, बैंक के पास अगर ड्रॉर के अकाउंट में सफिशिएंट बैलेंस है, हैंड्स प्रॉपर्ली एप्लीकेबल टू द पेमेंट ऑफ सच चेक, मस्ट पे द चेक व्हेन ड्यूली रिक्वायर्ड टू डू सो, तो उसे उस चेक का पेमेंट करना होगा यदि वैसे उसे कहा गया है। तो अगर अकाउंट में सफिशिएंट बैलेंस है और वैसा उसे चेक का पेमेंट करने के लिए कहा गया है, तो बैंक का ऑब्लिगेशन है कि उसे चेक का पेमेंट करना पड़ेगा। एंड इन डिफॉल्ट ऑफ सच पेमेंट, और अगर आप पेमेंट करने में डिफॉल्ट कर जाते हैं, अगर बैंक पेमेंट नहीं कर पाता है, मस्ट कंपनसेट द ड्रॉर फॉर एनी लॉस और डैमेज कॉज्ड बाय सच डिफॉल्ट, तो उसे कंपनसेशन देना पड़ेगा यदि ड्रॉर को इनके मना करने की वजह से, डिसऑनर करने की वजह से अगर किसी प्रकार का लॉस या डैमेज होता है, तो बैंकों की यह भी लायबिलिटी है कि वो ड्रॉर को कंपनसेट करेंगे। ये कहता है सेक्शन 31। यानी सेक्शन 31 कहता है कि अगर अकाउंट में बैलेंस है और आपके पास ऐसा कोई कारण नहीं है कि आप उस पर अविश्वास करें, चेक को पेमेंट करना ही करना पड़ेगा, तो बैंकों की लायबिलिटी है कि वो चेक का पेमेंट करेंगे, उनका ऑब्लिगेशन है। ये कहता है सेक्शन 31। यानी सेक्शन 31 के अंतर्गत सब कुछ ठीक है तो बैंकों को पेमेंट करना पड़ेगा। अब आते हैं सेक्शन 89, जो कि इस केस का एक दूसरा मुद्दा है। चलिए सेक्शन 89 पर अगर हम आए तो यहां से देखिए भैया, सेक्शन 89 क्या कहता है, बहुत इत्मीनान से इसको समझिएगा। सेक्शन 89 कहता है पेमेंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट ऑन विच अल्टरेशन इज नॉट अपेरेंट। अब क्या कहा जा रहा है, पहले इसका मतलब समझ लीजिए। अगर बैंक के सामने कोई चेक या बिल ऑफ एक्सचेंज या कोई निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट प्रेजेंट किया गया है और अगर उसमें किसी तरीके का अल्टरेशन किया गया है, कोई भी उसमें परिवर्तन किया गया है उस चेक में, लेकिन वो दिखाई नहीं दे रहा है, मतलब ऐसे नेकेड आई से देखने से वो नहीं दिख रहा है। जैसे मान लेते हैं चेक को क्रॉस किया गया था लेकिन फिर उसे मिटाया गया, या डेट में कुछ ऐसा चेंज किया गया जो चेंज तो हुआ है लेकिन आप उसे नंगी आंखों से, अपने नेकेड आई से आप उसे नहीं देख पाते। तो ऐसे केस में अगर बैंक ने पेमेंट किया है जिसमें अल्टरेशन तो हुआ लेकिन अल्टरेशन ऐसे इजीली दिखाई ही नहीं दे रहा है, तो उस केस में क्या होगा। अब ध्यान से इसको आपको पढ़ना है। देखिए मैं पहले आपको पूरी इसकी बात बता देता हूं, कंटेंट आपको इसका बता देता हूं ताकि समझना और आसान हो जाए। सेक्शन 89 ये कहता है कि पेमेंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट ऑन विच अल्टरेशन इज नॉट अपेरेंट। अगर पेमेंट ऐसे इंस्ट्रूमेंट का किया गया है जिसमें अल्टरेशन तो है लेकिन अपेरेंट नहीं है, वो दिखाई नहीं दे रहा है। मान लेते हैं बैंक के पास कोई चेक प्रेजेंट किया गया और उसमें अल्टरेशन किया गया है, नाम चेंज किया गया है या अमाउंट चेंज किया गया। खैर इस वाले केस में जो अभी हम ऑटोमोटिव का केस पढ़ रहे हैं, ये बैंक ऑफ महाराष्ट्र वाला जो केस पढ़ रहे हैं, इसमें तो डेट भी चेंज हुआ था, नाम भी चेंज हुआ था, अमाउंट भी चेंज हुआ था, सब कुछ अल्टर किया गया था। तो अगर बैंक के पास कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट प्रेजेंट किया गया जिसमें एक मटेरियल अल्टरेशन हुआ है, इंपॉर्टेंट अल्टरेशन किया गया, उसमें परिवर्तन किया गया है, लेकिन अगर बैंक ऐसे उसको रख के देख रहा है, नंगी आंखों से देख रहा है, नेकेड आई से देख रहा है, तो वो बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है। मतलब कोई भी व्यक्ति उसको, उस अल्टरेशन को ऐसे नहीं पकड़ पा रहा है जब तक उसको एक विशेष स्थिति में रख के ना देखा, जैसे अल्ट्रावायलेट रेज में अगर ना जाके देखा जाए तो वो अल्टरेशन समझ में नहीं आ रहा है। तो जब अब देखिए भैया, बैंक के पास जब चेक प्रेजेंट होगा तो बैंक हमेशा अल्ट्रावायलेट रेज, उसमें रेज में तो सारी चीजें देखेगा नहीं। बैंक ऐसा तो नहीं कि भैया रुको आधा घंटा हम इसको अल्ट्रावायलेट रेज में जाके देख के आते हैं तब हम आपको पेमेंट करेंगे। प्रैक्टिकली बैंक ऐसा नहीं करेगा। बैंक ने चेक को देखा, बैंक ने ठीक से सारी चीजें ध्यान से देखा, सारी चीजें बिल्कुल वैसे ही हैं, अपेरेंट टेन्योर है, बैंक को प्राइमा फेसिया सब कुछ सही लग रहा है, बैंक ने गुड फेथ में आपको पेमेंट कर दिया। अगर बैंक उस अल्टरेशन को नहीं देख पा रहा है या वो अल्टरेशन ऐसा है जो ऐसे नेकेड आई से सामान्य स्थिति पे दिखाई ही नहीं देगा और बाकी सारी चीजें बिल्कुल दुरुस्त है और बैंक ने उसमें पेमेंट कर दिया, तो बैंक अपनी लायबिलिटी से डिस्चार्ज माना जाएगा। अगर उसने गुड फेथ में पेमेंट किया हुआ है, अपेरेंट टेन्योर के अनुसार पेमेंट किया, मतलब जैसा उसको चेक पे दिखाई दे रहा है, अल्टरेशन ऐसा कि वो नहीं देख पा रहे या सामान्य स्थिति में दिखेगा ही नहीं, तो ये माना जाएगा कि उसने अपेरेंट टेन्योर के अनुसार पेमेंट किया है, गुड फेथ में पेमेंट किया है, तो बैंक अपनी लायबिलिटी से डिस्चार्ज माना जाएगा। अब देखिए सेक्शन 89 क्या है, यहां पर ध्यान से समझिएगा। बस ये सेक्शन 89 का सबसेक्शन 1 ही बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या है, वेयर अ प्रोमिसरी नोट या बिल ऑफ एक्सचेंज या चेक हैज बीन मटेरियली अल्टर्ड, यानी उसमें अल्टरेशन किया गया है, कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन किया, बट डज नॉट अपीयर टू हैव बीन सो अल्टर्ड, लेकिन ऐसे देखने पे पता नहीं चल रहा है कि उसको अल्टर किया गया है। और वेयर अ चेक इज प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट which does not at the time of presentation appear to be crossed or to have had a crossing which has been obliterated, या कोई चेक प्रेजेंट किया गया है बैंक के पास और जब चेक को प्रेजेंट किया गया है, प्रेजेंट करते समय चेक को क्रॉस किया गया है या कोई क्रॉस किया गया था उसको हटाया गया है, तो और वो ऐसे सामान्य आंखों से देखने पे दिख नहीं रहा है, पेमेंट देयर ऑफ बाय अ पर्सन और बैंकर लायबल टू पे, तो ऐसे केस में बैंक तो लायबल है भैया सेक्शन 31 के अंतर्गत पेमेंट करने के लिए, क्लियर, क्योंकि उसको करना पड़ेगा और उसको ये दिख भी नहीं रहा है। एंड पेइंग द सेम अकॉर्डिंग टू द अपेरेंट टेन्योर, और बैंक ने कैसे पे किया, जैसा उसको चेक पे दिख रहा है अपेरेंट टेन्योर के हिसाब से पे कर रहा है। अपेरेंट टेन्योर का मतलब होता है जो चेक पर जैसा लिखा हुआ है अगर आप उसी के अनुसार पेमेंट कर रहे हैं तो
उसे अपैरेंट टेन्योर कहा जाता है, उसमें बैंक की कोई गलती नहीं मानी जाती। अपैरेंट टेन्योर डिस्चार्ज सच पर्सन और बैंकर फ्रॉम ऑल लायबिलिटी देयर ऑन। तो अगर उसने गुड फेथ में अपैरेंट टेन्योर के अनुसार पेमेंट किया है, क्योंकि उसे वो क्रॉसिंग नहीं दिख रही है, या क्रॉसिंग अगर हटाई गई तो नहीं दिख रही, या अल्टरेशन उसे नहीं दिख रहा है, तो वो अपनी सारी लायबिलिटी से व्यक्ति या बैंकर डिस्चार्ज माना जाएगा। एंड सच पेमेंट शैल नॉट बी क्वेश्चनड बाय रीजन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट हैविंग बीन अल्टर्ड और द चेक क्रॉस। और ऐसे केस में उसके पेमेंट पर कोई क्वेश्चन नहीं उठाया जा सकता कि ये तो चेक क्रॉस किया गया था, या क्रॉसिंग को हटाया गया था, या कुछ अल्टरेशन इस पे किया गया था। आप प्रश्न उस पर कुछ नहीं उठा सकते। अगर वो दिख ही नहीं रहा तो फिर बैंक की गलती क्या है? अब यही मामला आता है इस केस में, क्लियर है। लेकिन अगर बैंक ने कहीं ऐसे पेमेंट किया है कि अपैरेंट टेन्योर के अनुसार नहीं किया है, या उस पर क्रॉसिंग दिख रही है, या अल्टरेशन क्लियरली दिख रहा है, और फिर भी बैंक ने पेमेंट कर दिया और पेई को या ड्रॉअर को कोई नुकसान हो गया, तो बैंक फिर वहां पर लायबल हो जाता है। फिर माना जाता है कि बैंक का नेग्लिजेंस है। और अगर ये प्रूव हो गया कि बैंक का नेग्लिजेंस की वजह से पेमेंट हुआ, नेग्लिजेंस की वजह से आपने कस्टमर का अकाउंट डेबिट कर दिया है, वहां से पैसा डिडक्ट कर लिया, तो बैंक की लायबिलिटी बन जाती है। लेकिन यहां उसका नेग्लिजेंस अगर वो देख ही नहीं पा रहा है, सामान्य स्थिति में नेकेड आई में अगर वो देख ही नहीं पा रहा है, तो फिर उसकी लायबिलिटी वहां पर नहीं बनती है, वो अपनी लायबिलिटी से डिस्चार्ज माना जाता है। अब आते हैं आज के केस पर। यह केस आपको पूरी तरीके से समझना है भैया। देखिए क्या है, पहले मैं आपको बता देता हूं, बैंक ऑफ महाराष्ट्र में ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग कंपनी का भैया एक करंट अकाउंट था, क्लियर है। अब 6500 रुपए का एक चेक जाता है ऑटोमोटिव कंपनी की तरफ से बैंक ऑफ महाराष्ट्र के पास, ठीक है। 6500 रुपए का एक चेक जाता है, मुझे जहां तक, हाँ 6500 के आसपास के 6500 का एक चेक जाता है, और उस चेक में अल्टरेशन हुआ था। ऑटोमोटिव कंपनी का चेक जाता है, चेक में अल्टरेशन हुआ था, लेकिन वो अल्टरेशन ऐसे सामान्य आंखों से बैंक को नहीं दिखाई दे रहा था। कोई भी व्यक्ति ऐसे सामान्य आंखों से उसको नहीं देख सकता था, जब तक उसको अल्ट्रावायलेट किरणों में ना ले जाया जाए। तो बैंक ने देखा, उसको सारी चीजें सही लिखी, यानी उसने, बैंक ने चेक पर जो चीजें लिखी हैं, चेक पर जो चीजें व्यक्त की गई हैं, उसके अनुसार यानी अपैरेंट टेन्योर में गुड फेथ में पेमेंट कर दिया। यानी ऑटोमोटिव कंपनी के अकाउंट से 6500 रुपए डेबिट करके पेमेंट कर दिया। अब जब पेमेंट हो गया, तो जो ऑटोमोटिव कंपनी है उसने जब अपना स्टेटमेंट चेक किया, उसने कहा यार ये पेमेंट तो क्या गलत हुआ है। उसने केस कर दिया, उसने कहा ये तो मैंने चेक दिया नहीं, ये पेमेंट तो गड़बड़ पेमेंट हुआ है, कैसे मेरे अकाउंट से 6500 काटा गया। ट्रायल कोर्ट में जब ये केस गया, तो ट्रायल कोर्ट ने चेक को देखा, और ट्रायल कोर्ट ने कहा कि भैया इसको आप अल्ट्रावायलेट किरणों में ले जाके देखिए। तो उसमें पता चला, देखने पे लगा यार ये तो नाम, डेट वेट सारी चीजें चेंज हुई हैं। तो ये तो बैंकों का नेग्लिजेंस माना गया कि आपने तो ठीक से चेक नहीं किया, और ये आपका नेग्लिजेंस है, आप डैमेज पे करेंगे। तो ट्रायल कोर्ट में बैंक ऑफ महाराष्ट्र हार जाता है केस। अब वो पहुंचता है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने जब चेक को देखा, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सामान्य आंखों से देखने पर ये बिल्कुल भी नहीं पता चल रहा है, और बैंक हमेशा अल्ट्रावायलेट जो है रेज लेकर नहीं बैठेगा, वहां बल्ब लगा के नहीं बैठेगा कि सारी चीज वो बार बार देखे। तो अगेन सामान्य आंखों से देखने से जब ये पता ही नहीं चल रहा है कि इसमें कुछ अल्टरेशन हुआ है, तो बैंक ने तो अपैरेंट टेन्योर के हिसाब से पेमेंट किया जैसा उसको दिख रहा है। क्योंकि प्राइमा फेसिया बैंक को कुछ ऐसा नहीं लग रहा है कि चेक में कोई समस्या है, बैंक के पास डाउट करने का कोई रीजन ही नहीं है। अगर वो दिख ही नहीं रहा है तो बैंक के पास डाउट करने का कोई रीजन नहीं, और डाउट करने का कोई रीजन नहीं है तो सेक्शन 31 कहता है कि आपको पेमेंट करना पड़ेगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भैया प्राइमा फेसिया जो दिख रहा है बैंक ने उसी हिसाब से पेमेंट किया है, अपैरेंट टेन्योर पर पेमेंट किया है। आप केवल इसलिए बैंक का नेग्लिजेंस नहीं बोल सकते कि वो अल्ट्रावायलेट रेज में नहीं देखा गया है। अल्ट्रावायलेट रेज में प्रैक्टिकल बैंक हर चेक बैठ के थोड़ी देखेगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने फिर बैंक ऑफ महाराष्ट्र के पक्ष में डिसीजन दिया कि उन्होंने अपैरेंट टेन्योर के हिसाब से पेमेंट किया है, गुड फेथ में पेमेंट किया है, इसलिए पेमेंट वैलिड माना जाएगा, डिस्चार्ज माना जाएगा। बैंक अपनी लायबिलिटी से वो डैमेज पे नहीं करेगा, क्योंकि सामान्य तरीके से देखने पर दिख ही नहीं रहा है। तो अगर कोई भी चेक अल्टर हुआ है, लेकिन सामान्य आंखों से, नेकेड आई से वो देखने पे नहीं दिख रहा है, और बैंक ने अपैरेंट टेन्योर के हिसाब से, बैंक के पास प्राइमा फेसिया कुछ ऐसा रीजन नहीं है कि वो चेक को रोके, अपैरेंट टेन्योर के हिसाब से बैंक को पेमेंट करना ही पड़ेगा, और बैंक ने पेमेंट किया, तो वो अपनी वैलिड लायबिलिटी, अपनी लायबिलिटी से वैलिड डिस्चार्ज माना जाएगा। हाँ, अगर दिख रहा है और बैंक ने तब भी पेमेंट कर दिया, तो यहां पर बैंक का नेग्लिजेंस होगा, और बैंक फिर कॉम्पनसेशन देने के लिए लायबल हो जाता है। अब इस केस लॉ की एक एक लाइन आपको मेरे साथ पढ़ते चलना। देखिए, द रिस्पोंडेंट फर्म हैड एन अकाउंट विद द अपीलेंट बैंक, क्लियर है, क्योंकि अपील किसने किया था? बैंक ने किया था। इसने तो कहा था कि भैया मेरा तो आपने गड़बड़ कर दिया। तो बाद में जब सुप्रीम कोर्ट में जब केस गया, तो अपीलेंट कौन हो गया? बैंक हो गया ना। तो पहले तो मुकदमा कंपनी ने किया, तो मुकदमा कंपनी करी, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट में मामला गया तो अपेलेंट कौन हो गया? बैंक हो गया। तो खैर, कंपनी का जो अपेलेंट बैंक यानी बैंक ऑफ महाराष्ट्र में करंट अकाउंट था। अ चेक फॉर आरएस 6500 ड्रॉन बाय द फर्म वाज प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट एंड पेड बाय द बैंक बाय डेबिटिंग द फर्म्स अकाउंट। एक 6500 रुपए का चेक गया था, फर्म जिसको फर्म ने ड्रॉ किया था, बैंक के सामने प्रेजेंट किया गया।
बैंक ने उस 65 रुपए का पेमेंट कर दिया और फर्म के अकाउंट से डेबिट कर दिया। ऑन चेकिंग देयर स्टेटमेंट द फर्म ऑब्जेक्टेड टू द पेमेंट स्टेटिंग दैट द अमाउंट हैड बीन रॉन्गली डेबिटेड। जब बैंक कंपनी ने अपना स्टेटमेंट चेक किया तो उन्होंने देखा कि जो चेक का पेमेंट किया गया है, जो अमाउंट पेमेंट किया गया है, रॉन्गली डेबिट किया गया है, मतलब ये सही तरीके से डेबिट नहीं हुआ है। द बैंक हैड वेरीफाइड प्राइमा फेसिया ऑल डिटेल्स ऑफ द चेक एंड द सिग्नेचर बिफोर पासिंग द चेक फॉर पेमेंट। अब बैंक की तरफ से बैंक ने क्या कहा कि भैया हमने प्राइमा फेसिया सारी चीजें वेरीफाई की, हमें देखने पर कुछ ऐसा नहीं लग रहा था, हमने सिग्नेचर वगैरह सब कुछ चेक किया पेमेंट करने के पहले, तो हमारा तो ये वैलिड पेमेंट हो गया। ये फैक्ट सारे ध्यान से समझिएगा। यद्यप लेकिन हुआ क्या था, ऑन एग्जामिनेशन ऑफ द चेक अंडर अल्ट्रावायलेट लैंप it become clear that the check had been altered as regards the date, नेम ऑफ पे एंड अमाउंट। लेकिन जब बाद में एग्जामिन किया गया अल्ट्रावायलेट किरणों के अंतर्गत वो बैंक चेक को, तो देखा यह गया कि परिवर्तन तो किया गया है, अल्टर किया गया है, डेट को भी चेंज किया गया है, पे के नाम को भी चेंज किया गया है, अमाउंट को भी चेंज किया गया है। while the trial court had held the bank liable for negligence of not having checked the check details under ultraviolet light before passing on। क्लियर है। अब क्या है, जब ट्रायल कोर्ट में मामला गया तो ट्रायल कोर्ट ने ये पाया कि यार बैंक का यहां पर तो नेग्लिजेंस है, क्योंकि बैंक ने चेक का पेमेंट करने के पहले उसको उसकी जो डिटेल है वो अल्ट्रावायलेट किरणों में चेक नहीं की थी। ऑन अपील, अब यहां पर मुकदमा हार जाता है बैंक ऑफ महाराष्ट्र, लेकिन वो अपील करता है। ऑन अपील द सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व दैट अंडर सेक्शन 31 हम लोगों ने पढ़ा, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि भैया अगर बैंक के पास ऐसा कोई कारण नहीं है कि वो आप पर डाउट करे और अकाउंट में भी पैसा सफिशिएंट है, तो चेक का पेमेंट करना पड़ेगा, उसे गुड फेथ में चेक का पेमेंट करना पड़ेगा। तो सेक्शन 31 के अनुसार उसने चेक का पेमेंट किया, क्योंकि उसको ऐसे देखने से कुछ लग नहीं रहा था। तो सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व दैट अंडर सेक्शन 31 ऑफ द बैंक वाज ऑब्लिग्ड टू ऑनर द सेट चेक इफ द चेक वाज अदरवाइज इन ऑर्डर, दैट इज इफ पेमेंट इज डन इन ड्यू कोर्स। तो सेक्शन 30 के अंतर्गत बैंकों के ऊपर ये ऑब्लिगेशन है कि उन्हें चेक को ऑनर करना पड़ेगा। जो भी चेक उनके पास गया है, अगर उसको सारी चीजें सही दिखाई दे रही हैं, तो वो ड्यू कोर्स में गुड फेथ में चेक का पेमेंट करेगा, उसको करना ही पड़ेगा। इन द फैक्ट ऑफ द केस there was no occasion to doubt the genuineness of the check from the apparent tenure of the instrument। आगे क्या सुप्रीम कोर्ट ने ही पाया कि apparent tenure को अगर हम ध्यान में देखें, apparent tenure का मतलब जो चेक पे लिखा हुआ है, जो आप देख रहे हैं, जिसके अनुसार आप पेमेंट कर रहे हैं, अगर apparent tenure पर उसे जेन्युइन लग रहा है कि आपका चेक, और कुछ भी ऐसा उसके पास नहीं है कि वो उस चेक पर डाउट करे, तो वो पेमेंट करेगा ही करेगा। द पेमेंट वॉज मेड इन गुड फेथ, इसलिए बैंक ने गुड फेथ में पेमेंट किया था। देयरफॉर द बैंक कुड नॉट बी हेल्ड गिल्टी ऑफ नेग्लिजेंस जस्ट बिकॉज द चेक वाज नॉट एग्जामिन्ड अंडर एन अल्ट्रावायलेट लैंप बिफोर पेमेंट। तो चेक ने भैया अपैरेंट टेन्योर के हिसाब से पेमेंट किया, उसे उस पर नहीं दिख रहा था, उसमें बैंक की गलती नहीं है, तो आप केवल बैंक के पेमेंट पर इस वजह से क्वेश्चन नहीं खड़ा कर सकते कि आपने अल्ट्रावायलेट किरणों में क्यों नहीं इसको चेक किया। तो बैंक ने जो पेमेंट किया है वो उसने अपैरेंट टेन्योर के अकॉर्डिंग किया है, गुड फेथ में किया है, सेक्शन 31 का ध्यान में रखते हुए पेमेंट किया है, इसलिए बैंक को नेग्लिजेंस के लिए आप लायबल ठहरा नहीं सकते हैं। बैंक अपनी लायबिलिटी से वैलिड डिस्चार्ज माना जाएगा। क्लियर भैया, यह है पूरा केस आपका बैंक ऑफ महाराष्ट्र और ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग कंपनी का केस था। क्लियर है, पूरा केस आपको समझ में आ गया होगा। सेक्शन 31 क्या कह रहा है, सेक्शन 89 क्या कह रहा है, ये सारी बात मुझे उम्मीद है आपको बिल्कुल विधिवत तरीके से क्लियर होगी। ये केस लॉ याद कर लीजिएगा। केस लॉ किससे संबंधित है भैया, ये केस लॉ संबंधित है निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट से। मैंने यहां पर लिखा हुआ है निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के कौन कौन से सेक्शन इसमें एग्जामिन किए गए थे। सेक्शन 31 किया गया था और सेक्शन 89 इसमें एग्जामिन किया गया था, सुप्रीम कोर्ट ने इसमें डिसीजन लिया था। ये सारी बात आपको ध्यान से यहां पर समझनी है। सेक्शन 31 सेक्शन 89 ये दोनों याद रखिएगा, पूछे जा सकते हैं, केस स्टडीज पे बनाई जा सकती है। तो आज के लिए इस केस पर हमारी पूरी बातचीत है। अभी आगे मैं आपसे कुछ और केसेस पर भी चर्चा करूंगा और बहुत जल्दी मैं आपके लिए CIB के इस BRBL पेपर के लिए कुछ नई चीजें शुरू करने वाला हूं इसी चैनल पर लाइव, उनकी सूचना मैं आपको देता रहूंगा। अभी आपके पास पर्याप्त समय है, अभी भी आप बैच में अपनी तैयारी पूरी कर सकते हैं, पेपर सारे एक बार में क्लियर कर सकते हैं। आप इसके लिए CIB महापैक में आ सकते हैं, जिसमें आपको सारे रनिंग, सारे अपकमिंग पेड बैचेस सबका एक्सेस सिंगल सब्सक्रिप्शन पर मिलता है। साथ में इसमें आपको इलेक्टिव पेपर की क्लासेस आपको इसमें फ्री मिलेंगी। क्लियर है, ये याद रखिएगा। कोई भी महापैक आप लेंगे भैया, चाहे वो 3 मंथ्स का हो, 12 मंथ्स का हो, 24 मंथ्स का हो, इलेक्टिव पेपर की क्लासेस फ्री मिलती हैं। और इनके अलावा भैया आपके GIB के लिए, इसके CIB के लिए MCQ बैच चल रहा है। बहुत जल्दी हम कुछ और भी चीज़ें आपके लिए लाने वाले हैं, यूट्यूब पर भी, पेड बैचेस में भी, वो सारी चीज़ें आपको सूचना दी जाएंगी। कुछ भी आप और मुझसे जानना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं BRBL में,
तो आप सवाल कर सकते हैं। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में आप उससे बातचीत कर सकते हैं। ये दोनों पेपर आपके CIB एग्जाम के लिए मैं डील करता हूं। इन दोनों पेपर में कोई भी आपका सवाल है तो आप पूछ सकते हैं, मुझसे बातचीत कर सकते हैं। इसके लिए आपको ये QR कोड स्कैन करना है। एक डेडिकेटेड टेलीग्राम ग्रुप है, आप उसमें जुड़ सकते हैं मुझसे। QR कोड को स्कैन करने में कहीं कोई दिक्कत आ रही है तो आप सिंपली टेलीग्राम पर जाएं, सर्च करें आशीष सर GIB CIB एग्जाम। आप इस माध्यम से भी मुझसे जुड़ सकते हैं। तो चाहे इसको स्कैन कर लीजिए, चाहे ये सर्च कर लीजिए, आप दोनों माध्यमों से मुझसे जुड़ सकते हैं। मैं आपसे यहाँ पर लगातार मिलता रहता हूँ, आपसे बातचीत होती रहती है, आपके सवालों के जवाब के लिए मैं यहाँ पर बना रहता हूँ। आज के लिए फिर इतनी ही चर्चा रखते हैं। आने वाले दिनों में हम कुछ और केसेस पर बातचीत करेंगे। लगातार मेरी अभी आपसे मुलाकात चलती रहेगी। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट।